Today is the third chapter of Indian Polity, class 11th NCERT. थर्ड चैप्टर कवर कर रहे हैं आज हम NCERT पॉलिटी का क्लास 11th में। थर्ड चैप्टर है, इसमें चुनाव और प्रतिनिधित्व। इससे रिलेटेड यहाँ पर आज स्टडी करेंगे। क्लास 11th की है पॉलिटी NCERT में। चुनाव और लोकतंत्र, जैसे कि लास्ट चैप्टर्स में भी हमने देखा, सारे चैप्टर्स एक क्वेश्चन से शुरू हुए हैं। यहाँ पर भी आज एक क्वेश्चन ही है, चुनाव और लोकतंत्र के बारे में क्या चीज बताई गई है इसमें। चुनाव और लोकतंत्र है यहाँ पर। आइए हम अपने से ही इस चुनाव और प्रजातंत्र के बारे में दो प्रश्न पूछकर अध्याय की शुरुआत करें। तो दो प्रश्न उन्होंने यहाँ पर पूछे हैं, प्रश्न से ही इसकी शुरुआत हुई है। क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है, पहला क्वेश्चन पूछा है। और सेकंड है इसमें कि क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकते हैं। लोकतंत्र क्या है, लोगों का शासन, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, जिसे डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र कहा जाता है। प्रजातंत्र भी लोकतंत्र ही है। और राजशाही, जिसमें कि किसी राजा का या तानाशाह का शासन होता है, उसे पूरी प्रजा उसका सम्मान करती है और उसे मानती भी है। तो लोकतंत्र बिना चुनाव के कायम रह सकता है, और जो चुनाव है वो बिना लोकतंत्र के हो सकते हैं। दो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे हैं। अब पढ़ते हैं इसमें कि पहला प्रश्न हमें एक बड़े लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता के बारे में याद दिलाता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा, लोकतंत्र में चुनाव की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव पॉसिबल नहीं है। कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। ये भी सही है कि जितने भी सिटीजन्स हैं, किसी भी कंट्री के अंदर रहते हैं, सभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं इलेक्शंस में, या वो डायरेक्टली वहाँ पर अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिखा सकते। कभी कभी इलेक्शंस के अंदर कुछ इलेक्शंस ऐसे भी जहाँ पर उनका जो भागीदारी है या प्रतिनिधित्व इनडायरेक्टली किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वही लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और इसलिए चुनाव भी वहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। हम जब भी भारतीय लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो सहज ही हमारा ध्यान पिछले चुनावों पर जाता है। आज चुनाव पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जाने पहचाने प्रतीक हो गए हैं। हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं। ये भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसलों और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया कि जहाँ पर नागरिक अपने डेली के फैसले या फिर सरकार चलाने के लिए सीधे तौर पर भाग लें, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाएगा। और प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने भी जाते हैं। जो पुराने यूनान के नगर हैं, राज्य हैं, इन्हें प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण माना जाता है। अनेक लोगों को स्थानीय सरकार हो गई, खास तौर से ग्राम सभाएं हैं। ग्राम सभाएं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निकटतम उदाहरण हैं। जैसे स्थानीय सरकारों में ग्राम सभाएं, पंचायत आ रही हैं, ब्लॉक समिति वगैरह ये सब आते हैं। तो इनमें स्थानीय सरकार जो हैं, इनके चुनाव हमेशा प्रत्यक्ष हुआ करते हैं। लोग अपना शासक खुद चुनते हैं। इसमें ग्राम सभाओं में चुने जाते हैं, लोग खुद चुनते हैं, उनका चुनाव खुद करते हैं लोगों का। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निकटतम उदाहरण है। लेकिन जब लाखों और करोड़ों लोगों का निर्णय लेना हो तो इस प्रकार के प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। जब बात देश के लेवल पर आती है तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे एरिया होता है, यहाँ पे लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिनके लिए फैसला लिया जाना है। तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र पॉसिबल नहीं है कि सभी नागरिक उसमें अपना डायरेक्ट यहाँ पर पार्टिसिपेशन करें। इनडायरेक्टली पार्टिसिपेशन वहाँ होता है। इसलिए जनता के शासन का अर्थ सामान्यतः जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलाए जाने वाला शासन से है। कि जनता का जो प्रतिनिधित्व है या जनता के शासन का मतलब होता है कि जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा शासन किया जाना। ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, प्रतिनिधियों को चुनते हैं यहाँ पर नागरिक। यही नागरिक देश के शासन और प्रशासन को चलाने में अपना भूमिका निभाते हैं। इन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को ही चुनाव या निर्वाचन कहा जाता है। जब नागरिक अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं या उस चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। प्रतिनिधियों को चुनने की विधि या उनके चुनाव को निर्वाचन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। अतः महत्वपूर्ण निर्णय लेने और प्रशासन चलाने में नागरिकों की सीमित भूमिका है। कोई भी निर्णय लिया जा रहा है या फिर देश का प्रशासन और शासन चलाया जा रहा है तो उसमें नागरिकों को सीमित ही भूमिका या सीमित उन्हें अधिकार दिए गए हैं। वे इन नीतियों के निर्माण में बहुत सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, लेकिन नागरिक उसमें अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हो जाते हैं और अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मिलित होते हैं। और फिर जिस व्याख्या में वे सभी निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लिए जाएं, उसमें प्रतिनिधियों के निर्वाचन का तरीका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष चुनाव तो ये है कि इसमें जिसमें चुनाव के में नागरिक डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों को अपना शासन चलाने के लिए खुद उनका चुनाव कर रहे हैं, अपने प्रतिनिधि चुन रहे हैं। लेकिन जब यही प्रतिनिधि लोगों की तरफ से किसी देश के लेवल पर जब किसी शासक का चुनाव करते हैं देश के लिए, राज्य के लिए, तो उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है कि जो जनता है वो उसमें सीधे पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। जो उनके प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से, जनता की तरफ से उनके प्रतिनिधि वहां पर वोटिंग दे रहे हैं अपने, उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाएगा। दूसरा प्रश्न हमने देखा कि सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते हैं। बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देशों में चुनाव गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होते हैं। वास्तव में गैर लोकतांत्रिक शासक स्वयं को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। इसके लिए वे चुनावों को ऐसे ढंग से कराते हैं उनके शासन को कोई खतरा ना हो। क्या आप ऐसे कुछ गैर लोकतांत्रिक चुनावों के उदाहरण दे सकते हैं? आपकी राय में कौन सी बात एक लोकतांत्रिक चुनाव को एक गैर लोकतांत्रिक चुनाव से अलग करती है? किसी देश में चुनावों को लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? अब इसमें ये सब यहाँ पर पूछा है। इसी बिंदु पर संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है और एक लोकतांत्रिक देश का संविधान चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाता है और इस संबंध में विस्तृत नियम कानून बनाने का काम विधायिका पर छोड़ देता है। कि जो लोकतांत्रिक देश है उसका संविधान चुनावों के लिए कुछ नियम बनाता है कि चुनाव देश के अंदर, राज्य के अंदर या ग्राम लेवल पर कैसे कराए जाएंगे, शहर में चुनाव क्या चुनाव की क्या प्रक्रिया होगी, किस विधि से चुनाव होंगे, किस तरह से होंगे। तो ये जो नियम है ये बनाने का काम है लोकतांत्रिक देश के अंदर संविधान बनाता है। और इस संबंध में जितने भी यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया जाता है उसे नियम कानून बनाने का काम जो कि विधायिका पर छोड़ दिया जाता है, उसे लागू करवाने का काम कार्यपालिका को दिया जाता है। अगर उन नियम और कानून से किसी नागरिक को वंचित किया जा रहा है, किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, तो उसमें वो काम करने का यहाँ पर उसे न्याय दिलाने का काम न्यायपालिका पर छोड़ दिया जाता है। इस तरीके से इनके कार्यों का बंटवारा भी होता है। अब कौन मत देने के योग्य है चुनाव में, बहुत बड़ी बात आती है यहाँ भाई। कौन चुनाव लड़ने के योग्य है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी होगी, कौन चुनाव की देखरेख करेगा कि चुनाव निष्पक्ष होंगे या किसी के पक्ष के आधार पर होंगे, कोई मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुन सकता है और मतगणना कैसे होगी, प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो चुनाव से रिलेटेड है कि किसी भी देश के अंदर चुनाव की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए कि क्या कौन से लोग हैं जनता में कि जो अपना वोट दे सकते हैं। ऐसे चुनाव लड़ने के लिए किन लोगों को ही यहाँ पे योग्य माना जाएगा और कौन से चुनाव की कौन यहाँ पे जनता में ऐसा है जो चुनाव तब होंगे तो उसकी देखरेख करेगा कि उसमें कोई भी वहाँ पर धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है, कहीं वहाँ पर एक्सचेंज तो नहीं हो रही है वोट्स, इनकी देखरेख कौन करेगा। मतदाता जो है अपने प्रतिनिधि को कैसे चुनेंगे और मतगणना कैसे होगी, प्रतिनिधियों का चुनाव
कैसे किया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर आता है। अन्य लोकतांत्रिक संविधानों की भांति भारत का संविधान भी इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। आप देख सकते हैं कि इसमें पहले 3 प्रश्नों का लक्ष्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का मतलब क्या है यहाँ पे, कि मत देने के योग्य किन लोगों को देश के अंदर माना गया है कि जिनकी आयु 18 साल से ऊपर है, वो मत देने के योग्य हैं। ये हो गई। अब इसमें है कि कौन चुनाव लड़ने के योग्य, चुनाव कौन लड़ सकता है। जो उसी के क्षेत्र में उन्हें कुछ वोट का वहाँ पे आधार दिया जाता है कि इतनी वोट्स पाने के बाद में वो चुनाव लड़ने के लायक हो जाते हैं। वहाँ पर कौन चुनाव की देखरेख करेगा, कि यहाँ पे कमीशन बनाया जाता है जो पूरी उसकी देखरेख करता है और चुनाव करवाता है। जिसे लोकतांत्रिक चुनाव कहा जा सके। अंतिम 2 प्रश्नों का लक्ष्य है कि न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व कैसे होगा, मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे, ये एक न्यायपूर्ण यहाँ पे प्रतिनिधित्व है। मतगणना कैसे की जाएगी, प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि जनता के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इन नियमों को संविधान में लिखने की क्या ज़रूरत है, इन्हें संसद क्यों नहीं तय करती। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये नियम चुनाव से पहले सभी दल मिलकर तय करें। इस बारे में भी यहाँ पर आप डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर में तो हमने चुनाव के बारे में कुछ जो संविधान के अंदर प्रावधान दिए थे, इन 2 पहलुओं की ही चर्चा करनी है। जैसे यहाँ पे कुछ बताए तो खुद करने वाले प्रोजेक्ट्स यहाँ पर दे दिए, यूपीएससी के लिए नहीं है। भारत में चुनाव व्यवस्था कैसी है, इसके बारे में है यहाँ पर। भारत में चुनाव व्यवस्था है कि अपने चुनावों की विभिन्न विधियों और व्यवस्थाओं पर गौर किया होगा। आपको आश्चर्य भी हुआ होगा कि यह सब क्या है। आपने चुनावों के समय चुनाव प्रचार के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन चुनाव के विभिन्न तरीके क्या हैं, चुनाव संचालन पार करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, इसके लिए प्राधिकार यानी अथॉरिटीज और नियम भी हैं जो बताते हैं कि क्या करें क्या ना करें। क्या चुनाव व्यवस्था का यही अर्थ है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि क्यों संविधान में यह लिखने की जरूरत पड़ी कि मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधि को कैसे चुना जाएगा। क्या यह स्वयं ही स्पष्ट नहीं है। लोग जाते हैं और वोट देते हैं, जिस प्रत्याशी को अधिकतम वोट मिलते हैं वह चुना जाता है। पूरे विश्व में ऐसे ही चुनाव होता है। इसके बारे में क्यों सोचना चाहिए हमें इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न उतना सरल नहीं जितना हमें लगता है। हम अपनी चुनाव व्यवस्था में इतना लीन है कि हमें लगता है कि कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में जनता वोट देती है, सबको पता है, और इसकी इच्छा ही यह है कि तय करती है कि कौन चुनाव जीतेगा। लेकिन लोगों के द्वारा अपनी रुचि को व्यक्त करने के अनेक तरीके हो सकते हैं और उनकी पसंद की गणना करने का भी यहाँ पे बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। खेल के इन अलग अलग नियमों से इस बात का फैसला बदला जा सकता है कि जीत किसकी होगी, और कुछ नियम ऐसे हैं जिनसे बड़े दलों का लाभ हो सकता है, कुछ नियमों से छोटे खिलाड़ियों को मदद मिल सकती है और कुछ नियम बहुसंख्यक समुदाय के हित में भी हो सकते हैं, अन्य अल्पसंख्यकों को संरक्षण देते हैं। अब हम इन नाटकीय उदाहरण से समझे कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक उदाहरण भी यहाँ पर इन्होंने दिया है कि हम ऐसा कैसे करते हैं। जैसे पहला यहाँ पे एक हेडलाइन दी है कि जो सबसे आगे वही जीते। एक टैग यहाँ पे बना दिया, जो सबसे आगे हैं वही जीतेंगे, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगी वही वहाँ पे नेता बनेगा, यानी कि शासक बन जाएगा। इस अखबार की कतरन को देखिए। भारतीय लोकतंत्र के एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण के बारे में है जो 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 543 में से 415 सीटें जीती थी। लोकसभा के अंदर जो चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने टोटल सीटें कितनी होती हैं लोकसभा में 543, जिसमें से 415 सीटें जीती, जो कुल सीटों की 80% से भी अधिक है। लोकसभा चुनावों में किसी दल को ऐसी सफलता कभी नहीं मिली। और इस चुनाव से क्या पता चलता है हमें कि कांग्रेस पार्टी को 3/4 सीटें मिली हैं। कांग्रेस पार्टी को अगर 543 में से 415 सीटें जीती तो 80% वहाँ पे उसका मतदान हुआ, और इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली, 3/4 सीटें उसे मिली हैं।
इसका मतलब ये भी होता है कि प्रत्येक 5 भारतीय नागरिकों में 4 ने कांग्रेस को वोट दिया है। वास्तव में देखें तो नीचे दी गई तालिका को कांग्रेस पार्टी को 48% वोट मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कुल मिलाकर जितने लोगों ने मतदान किया उसमें केवल 48% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन पार्टी को 80% से भी अधिक सीटें मिली हैं। अन्य दलों के प्रदर्शन को देखें तो भाजपा को 7.4% वोट मिली, लेकिन 1% से कम सीटें मिली हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? 50% से भी कम वोट और 80% से अधिक सीटें, ये क्या ठीक है? हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी गड़बड़ व्यवस्था को कैसे स्वीकार किया है? यहाँ पर देखिए 1984 के लोकसभा चुनाव के कुछ अलग अलग दलों के लिए जो उन्होंने वोट प्राप्त करी उसके बारे में यहाँ दिखाया है। जैसे कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे वोट मिली थी 48% और उसने सीटें यहाँ पे पाई थी 415। भाजपा को 7.4% वोट मिली थी और सीटें पाई थी 2। जनता पार्टी ने 6.7% वोट ली और सीटें इसे मिली 10। लोक दल को 5.7 और सीटें मिली थी 3। इस तरीके से यहाँ पे ये अनेक दलों ने उस टाइम पर 1984 में चुनाव लड़ा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम अपने देश में चुनावों की एक विशेष विधि का पालन करते हैं। और ये विधि क्या है? यहाँ पर इस व्यवस्था में यह है कि पूरे देश में 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया गया है। पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के एक प्रतिनिधि चुना जाता है। उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे देश में जो निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं 543 हैं और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को चुना जाना है। उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे जिताया जाता है, निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिले उसे ही निर्वाचित घोषित किया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए जरूरी नहीं है कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले। इस विधि को जो सबसे आगे वही जीते, विधि को कहा जाता है जो सबसे आगे हैं वही जीते। प्रणाली का मतलब है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम मतलब जो सबसे आगे है वही जीते। चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वही विजयी होता है। और इसे बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं। संविधान इस विधि को स्वीकार करता है। तो बहुलवादी व्यवस्था क्या हो गई कि जो सबसे आगे है वही जीता। प्रणाली फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को ही, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जिस प्रत्याशी को वोट मिले हैं वही मुकाबले में सबसे आगे है और उसकी जीत पक्की है, वही विजयी होता है। इसी व्यवस्था को बहुलवादी व्यवस्था कहा गया। संविधान इसी विधि को स्वीकार भी करता है। अब एक उदाहरण में लौटने से पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी को प्राप्त मतों के अनुपात से ज़्यादा सीटें इसलिए मिली क्योंकि अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में जहां उसके प्रत्याशी जीते उन्हें 50% से कम वोट मिले थे। लेकिन चुनाव मैदान में कई प्रत्याशी हों तो जीतने वाले प्रत्याशी को प्राय 50% से कम वोट मिलते हैं। सभी हारने वाले प्रत्याशियों के वोट बेकार चले जाते हैं क्योंकि इन वोटों के आधार पर उन प्रत्याशियों को दलों को कोई सीट नहीं मिलती। मान लीजिए कि किसी पार्टी को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 25% वोट मिलते हैं, लेकिन अन्य प्रत्याशियों को उससे भी कम वोट मिलते हैं। उस स्थिति में केवल 25% या उससे भी कम वोट पाकर कोई दल सभी सीटें जीत सकता है। ये इसका यहाँ पे रूल है। अब एक दूसरा यहाँ पे पॉइंट आता है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व से क्या मतलब है। इसकी तुलना इजराइल से होने वाले चुनावों से करें जहां एक बिल्कुल भिन्न चुनाव व्यवस्था का पालन किया जाता है। इजराइल में एक नई व्यवस्था है चुनाव करवाने की जो भारत में है, भारत से अलग है। इजराइल के अंदर उस चुनाव प्रक्रिया कैसी है? इजराइल में मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं जिस अनुपात में उन्हें वोटों में हिस्सा मिलता है। इसे आगे बॉक्स में देख करके यहाँ पे भी बताएंगे।
इजराइल में जो चुनाव प्रक्रिया है कैसी है कि पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीट दे दी जाती है जिस अनुपात में उन्हें वोटों में हिस्सा मिलता है। प्रत्येक पार्टी चुनावों से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है। इजराइल के अंदर हर पार्टी चुनावों से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी करती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है। प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितनी प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। इतने प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसे वहाँ पे वोट मिले हैं। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार हो सकते हैं। पहला कि कुछ देश जैसे कि इजराइल है या नीदरलैंड है, ये पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। इजराइल या नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं। दूसरा तरीका है अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को मिलता है, जहां पूरे देश को बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक पार्टी प्रत्येक चुनाव क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है। तो इसमें नीदरलैंड और इजराइल में क्या प्रक्रिया यहाँ पे दी गई है, नीदरलैंड और इजराइल की समानुपातिक दो तरीके से बताया है इन्होंने कि इजराइल और नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र में माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं। दूसरा तरीका अर्जेंटीना और पुर्तगाल का एग्जाम्पल लेके बताया कि अर्जेंटीना और पुर्तगाल में जहाँ पूरे देश को बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। अर्जेंटीना और पुर्तगाल में बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में इसे बांटा जाता है। फिर प्रत्येक पार्टी को निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है जिसमें उतने ही नाम हो जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना होता है। इन दोनों ही रूप में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं और न कि उनके प्रत्याशियों को। एक पार्टी किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसे उस निर्वाचन में सीटें दे दी जाती हैं। अतः किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि वास्तव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं। भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए ही सीमित रूप से अपनाया है। यानी अप्रत्यक्ष चुनाव होने हैं तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से हमारे चुनाव होंगे। हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप प्रस्तावित करता है, जैसे सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था की तुलना। यहाँ पे बताई गई है क्या क्या चीजें हैं, ये इम्पोर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत पर कैसे होती है, यहाँ पर यह पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट दिया जाता है और जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। जब छोटी छोटी इकाइयों में पूरे देश को बांटा जाता है तो उसे निर्वाचन क्षेत्र बोल देते हैं या फिर एक जिला कहा जाता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा। उसके बाद में मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। जिसका वो चुनाव करते हैं और पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं। विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वोटों का बहुमत 50% प्लस 1 मिले, ये भी यहाँ पे जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है और भारत है, जहाँ पर 50% प्लस 1 मिलना जरूरी नहीं है विजय बनने के लिए, वोटों का बहुमत प्राप्त करने के लिए। ये तो था यहाँ पर कि
अगर सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत कैसे यहाँ पे निश्चित है? यहाँ पे छोटे छोटे भौगोलिक इकाइयों में बांट दिया जाता है देश को। निर्वाचन चुनाव होते हैं, क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को चुना जाता है, प्रत्याशी फिर उस प्रत्याशी को वोट देते हैं। वहां पर वोट मिलने के बाद में पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल जाती हैं। और फिर ये भी ज़रूरी नहीं होता कि जो विजयी उम्मीदवार है उसे 50% से एक वोट ज़्यादा मिला हो, ये भी यहाँ पे एक कंडीशन है। सामान्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व से हम क्या समझते हैं कि किसी भी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। इसमें केवल एक ही क्षेत्र माना जाता है। पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र में गिना जा सकता है। एक निर्वाचन क्षेत्र में कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र में कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं और मतदाता पार्टी को वोट देते हैं। हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती हैं और विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है। जैसे कि देखें, इजराइल और नीदरलैंड का अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था। समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है कि इसमें पूरे देश को एक भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है या उसे मान लिया जाता है। फिर पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र में आ जाता है, गिना जाता है और एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। मतदाता पार्टी को फिर वोट देते हैं और हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में वो सीटें हासिल कर लेते हैं। सीटें हासिल होने के बाद में विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है। और जैसे कि हमें ये देखने को मिलता है, इस तरह की प्रक्रिया चुनाव की इजराइल और नीदरलैंड में, ये इन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल से भी बताया है। राज्यसभा के चुनावों में समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली कैसे काम करती है? समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व का एक तीसरा स्वरूप हमें भारत में राज्यसभा चुनावों में देखने को मिलता है कि भारत में राज्यसभा चुनाव, इसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। राज्यसभा चुनाव जो होते हैं तो इसे ये समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भी इसे कहा जाता है। प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का निश्चित कोटा प्राप्त होता है। राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा इन सीटों के लिए चुनाव किया जाता है। राज्य की विधानसभाओं के द्वारा सदस्यों के द्वारा इन सीटों के लिए चुनाव किया जाता है और इसमें राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं। राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं। मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में मत देता है। जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को मतों का एक कोटा प्राप्त करना पड़ता है जो निम्नलिखित फॉर्मूले के आधार पर निकाला जाता है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व को जो तीसरा स्वरूप है ये हमें राज्यसभा चुनावों में देखने को मिलता है। राज्यसभा चुनावों में समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसे कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भी कहा जाता है, ये प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का एक निश्चित कोटा देती है कि हर राज्य से राज्यसभा में एक निश्चित सीट ही वहाँ पर जाएंगी। राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा इन सीटों के लिए चुनाव किया जाता है। अब ये सीटें राज्यसभा में कौन चुन करके भरेगा? राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा इन सीटों के लिए चुनाव होता है। राज्य की विधानसभा के सदस्य, इसमें राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं और मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में मत देता है। जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को मतों का एक कोटा प्राप्त करना पड़ता है जो इस फॉर्मूले से आता है। जैसे कुल मतदान किया गया और उसमें आ जाएगा कुल विजयी उम्मीदवार प्लस 1 और फिर उसमें यहाँ पर कर देंगे डिवाइड करने के बाद में प्लस 1। उसके बाद में यहाँ पे जो ये है, उदाहरण के लिए यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई, जैसे राजस्थान एक राज्य है और उसमें 200 विधायक हैं जो राज्यसभा के लिए 4 सदस्य चुनने हैं। तो विजयी उम्मीदवार को कैसे पता चलेगा? 200 विधायक हो गए और 4 सीटें हैं, उसमें 4 प्लस 1 कर दिया, डिवाइड कर दो अब इसे 5 से, प्लस 1 कर दो, डिवाइड करने पर 40 प्लस 1 यानी 41 वोटों की ज़रूरत यहाँ पे जीतने के लिए पड़ेगी। जब मतगणना होती है तब उम्मीदवार को प्राप्त प्रथम वरीयता वोट गिना जाता है और प्रथम वरीयता वोटों की गणना के बाद
यदि प्रत्याशियों की वांछित संख्या वोटों का कोटा नहीं प्राप्त कर पाती तो पुनः मतगणना की जाती है। दोबारा से मतगणना की जाती है। जब जितनी वोट्स हमें चाहिए, जैसे यहाँ पर 41 थी, नहीं मिल पाई हैं, तो दोबारा यहाँ पे मतगणना की जाएगी। मतगणना की जाती है। ऐसे उस प्रत्याशी को मतगणना से निकाल दिया जाता है जिसे प्रथम वरीयता वाले सबसे कम वोट मिले हों। सबसे कम वोट वाले को पहले ही निकाल देते हैं। उसके वोटों को अन्य प्रत्याशियों में बांट दिया जाता है और ऐसा करने में प्रत्येक मत पत्र पर अंकित द्वितीय वरीयता वाले प्रत्याशी को वह मत हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाता है जब तक वांछित संख्या 4 के बराबर प्रत्याशियों को विजयी घोषित न कर दिया जाता है। भारत में भी एक सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को क्यों स्वीकार की गई है? भारत में भी प्रणाली चलती है कि सर्वाधिक वोट से जीत। इस प्रणाली को चुनाव के लिए हम मानते हैं। भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई है, इसके बारे में इस प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाना बहुत ज़्यादा कठिन है। यदि आपने ऊपर बॉक्स में राज्यसभा के चुनाव प्रक्रिया के बारे में पढ़ा होगा तो आपकी समझ में आ भी गया होगा कि प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, जो किसी देश में तो लागू हो सकती है पर उपमहाद्वीप जैसे विशाल देश भारत में नहीं लागू की जा सकती। सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था की सफलता इसकी लोकप्रियता का कारण है। उन सामान्य मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है, इस पूरी चुनाव व्यवस्था को समझना अत्यंत सरल है। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प भी होते हैं। मतदाताओं को वोट करते समय किसी प्रत्याशी या दल को केवल स्वीकृति प्रदान करना होता है। मतदाताओं को वोट करते समय या किसी भी प्रत्याशी को दल को केवल स्वीकृति प्रदान करना होता है, केवल स्वीकृति प्रदान करना होता है। राजनीति की वास्तविकता को ध्यान में रखकर मतदाता किसी प्रत्याशी को भी वरीयता दे सकता है। यहाँ पे है कि मतदाता किसी प्रत्याशी को इसके बारे में वरीयता दे सकता है। किसी दल को भी वह चाहे तो इन दोनों में मतदान के समय संतुलन बनाने की कोशिश भी कर सकता है। यह प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में ही नहीं बल्कि उम्मीदवारों में भी चयन का स्पष्ट विकल्प देती है। अन्य चुनावी व्यवस्थाओं में, खास तौर से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, मतदाताओं को किसी एक दल को चुनने की विकल्प दिया जाता है। अन्य चुनावी व्यवस्थाओं में, खास तौर से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, मतदाताओं को किसी एक दल को चुनने का विकल्प दिया जाता है, लेकिन प्रत्याशियों का चयन पार्टी द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार होता है। पार्टी द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार होता है। इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला और उसके प्रति उत्तरदायी कोई एक प्रतिनिधित्व नहीं होता, लेकिन सर्वाधिक वोट से जीत व्यवस्था पर आधारित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता जानते हैं कि उनका प्रतिनिधि कौन है और उसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। कार्टून से बूझे, एक कार्टून बनाकर यहाँ पर समझाया है 29 मई 1949 के यहाँ पे ये चुनाव के बारे में। कांग्रेस के आगे विपक्ष एक बौने के रूप में दिखाया गया है। क्या यह हमारे निर्वाचन प्रणाली का परिणाम है, इसके बारे में यहाँ पर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि संविधान निर्माता समझते थे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित चुनाव संसदीय प्रणाली में सरकार के स्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। नेक्स्ट चैप्टर में भी इस संसदीय प्रणाली की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। इस व्यवस्था की मांग है कि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त हो। कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होना चाहिए या बहुमत प्राप्त हो। देखेंगे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में स्पष्ट बहुमत मिलने में कठिनाई होगी, क्योंकि मतों के प्रतिशत के अनुपात में विधायिका में सीटें बढ़ जाएंगी। अब सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में अमूमन बड़े दलों या गठबंधनों को बोनस के रूप में कुछ अतिरिक्त सीटें मिल जाती हैं। जैसे ये सीटें उन्हें प्राप्त मतों के अनुपात से अधिक होती हैं। जो सीटें इन्हें मिलती हैं ये मतों के अनुपात से अधिक होती हैं। अतः यह प्रणाली एक स्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर संसदीय सरकार को सुचारू और प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर
देती है। अतः सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली एक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक वर्गों को एकजुट होकर चुनाव जीतने में भी मदद करती है। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रत्येक समुदाय को अपनी एक राष्ट्रव्यापी पार्टी बनाने को प्रेरित करेगी। संभवतः यह बात भी हमारे संविधान बनाने वालों के दिमाग में रही होगी। संविधान अब तक का कामकाज संविधान निर्माताओं की अपेक्षा को प्रमाणित करता है। संविधान निर्माताओं की उम्मीद को संविधान की कार्यपालन प्रणाली से प्राप्त अनुभव प्रमाणित करता है। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली आम मतदाता के लिए सरल और सुपरिचित सिद्ध हुई है। इसने केंद्र और राज्यों में बड़े दलों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में मदद की है और इस प्रणाली ने उन दलों को भी हतोत्साहित किया है जो किसी एक जाति या समुदाय से ही अपने सभी वोट प्राप्त करते हैं। सामान्यतः सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली से द्विदलीय व्यवस्था उभरती है। इसका मतलब ये भी है कि सत्ता के लिए दो बहुत प्रमुख प्रतियोगी हैं। यही दोनों बारी बारी से सत्ता प्राप्त करते हैं और नए दलों या किसी तीसरी पार्टी को इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने और सत्ता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इस संदर्भ में देखें तो भारत इस प्रणाली का अनुभव कुछ अलग है। जैसे स्वतंत्रता के बाद जब हमने सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली अपनाई, फिर भी एक दल का वर्चस्व उभर कर सामने आया और इसके साथ साथ अनेक छोटे दल भी अस्तित्व में रहे। 1989 के बाद देखें तो भारत में बहुदलीय यानी कई दलों का गठबंधन की सरकार की कार्यप्रणाली को देखा जा सकता है। इसी के साथ साथ अनेक राज्यों में धीरे धीरे द्विदलीय प्रतियोगिता उभर कर आई और फिर भारतीय दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह थी कि गठबंधन सरकारों के आने से नए और छोटे दलों को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के बावजूद चुनावी प्रतियोगिता में प्रवेश करने का मौका मिला। निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण किस तरीके से किया जाता है? हमने लास्ट चैप्टर में भी सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र में जिस किसी उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिल जाता है उसे ही चुनाव हुआ घोषित कर दिया जाता है। ये अभी पढ़ा। इससे छोटे छोटे सामाजिक समूहों का अहित हो जाता है। यह भारतीय सामाजिक परिवेश में और अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ जाति आधारित भेदभाव पर इतिहास रहा है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का परिणाम रह गया कि दबंग सामाजिक समूह और जातियां हर जगह जीत जाएंगी और दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाएगा। हमारे संविधान निर्माता इस कठिनाई से वाकिफ थे कि ऐसे दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों के लिए उचित तथा न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल वगैरह दिया है। तो इसमें है कि स्वतंत्रता के पहले इस विषय पर बहस भी हुई थी और ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत करी थी। यानी कि जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई भारत को, उसके बाद उससे पहले भी इस बात पर चर्चा हुई और ब्रिटिश सरकार ने पृथक चुनाव मंडल की यहाँ पे शुरुआत करी थी। ब्रिटिश सरकार ने शुरुआत करी पृथक निर्वाचन मंडल की। इसका मतलब ये था कि किसी भी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट कर सकेंगे। पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब था कि किसी भी समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं उस चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकते हैं। संविधान सभा के अनेक सदस्यों को इस पर शंका थी। उनका विचार था कि यह व्यवस्था हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगी, इसलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया और इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल इसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में उनकी इतनी संख्या नहीं होती कि वे किसी प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सकें।
लेकिन पूरे देश पर नजर डालने पर वे कुछ खास बड़े समूह के रूप में दिखाई देते हैं। उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था जरूरी नहीं हो जाती, लेकिन संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। प्रारंभ में देखें तो व्यवस्था लगभग 10 वर्ष के लिए की गई थी, पर अनेक संवैधानिक संशोधनों द्वारा इसे बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया और आरक्षण की अवधि खत्म होने पर संसद इसे और आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। इन दोनों समूहों को देखें तो आरक्षित सीटों का वही अनुपात है जो भारत की जनसंख्या में इनका अनुपात है। जैसे लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटें हैं, उसमें से 84 अनुसूचित जाति को दी गई हैं और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। यानी लोकसभा के अंदर 543 सीटों में से लोकसभा की 543 सीटों से 84 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दी गई हैं 26 जनवरी 2019 को। यह स्थिति थी। लोकसभा में 543 सीटों में से 84 आरक्षित की गई अनुसूचित जाति के लिए और 47 आरक्षित की गई हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। कौन से निर्वाचन क्षेत्र पर आरक्षित होंगे, कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, यह कौन तय करता है, किस आधार पर निर्णय लिया जाता है, और इस निर्णय के एक स्वतंत्र संस्था द्वारा लिया जाता है जिसे परिसीमन आयोग कहते हैं। अच्छा, कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे या नहीं होंगे, इसका निर्णय एक स्वतंत्र संस्था द्वारा किया जाता, उस ही संस्था को परिसीमन आयोग कहते हैं। अब ये जो परिसीमन आयोग है, राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करते हैं, यानी ये निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं, निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है या नहीं, इसका निर्णय एक स्वतंत्र संस्था करती है। उसी संस्था को परिसीमन आयोग कहते हैं और इस परिसीमन आयोग को गठित करते हैं राष्ट्रपति। यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। परिसीमन आयोग को गठित राष्ट्रपति करते हैं और यह चुनाव आयोग के साथ में मिलकर काम करता है। इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा होता है जो उस राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की संख्या के अनुपात में होता है। अब परिसीमन के बाद में परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है उसे उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। और अनुसूचित जातियों के मामले में परिसीमन आयोग दो बातों पर ध्यान देता है। जैसे आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनाव करता है जिसमें अनुसूचित जातियों का अनुपात ज्यादा हो, लेकिन वह इन निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के विभिन्न भागों में फैला भी देता है, इसमें राज्यों में फैला देता है। ये अब ऐसे इसलिए है कि अनुसूचित जातियों का पूरे देश में बिखराव समरूप है। जब कभी भी परिसीमन का काम होता है, इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ न कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। यह देखते हुए कि महिलाओं और लोकसभा राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की जोरदार मांग उठी, यानी कि लोकसभा के लिए और राज्य की विधानसभाओं के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण की जोरदार मांग उठी। यह देखते हुए कि प्रतिनिधि संस्थाओं में बहुत कम महिलाएं चुनी जाती हैं, उनके लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की बात हो रही है। शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं और हमें स्थानीय व्यवस्था करने वाले अध्याय में पढ़ेंगे। लोकसभा और विधानसभा में ऐसी ही व्यवस्था है। करने के लिए संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। ऐसी संस्था में लोकसभा में कई बार संशोधन प्रस्ताव लाया गया है जो उसे पारित नहीं होता।
या पारित नहीं किया जाता है। जैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष अगर हमें चुनाव करवाने हैं तब कैसे होगा? किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी यही है कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किए जाएं। यदि हम लोकतंत्र को एक जमीनी हकीकत बनाना चाहते हैं तो यह ज़रूरी है कि चुनाव प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। चुनाव प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। चुनाव प्रणाली ऐसा होना नहीं जो ऐसी होनी चाहिए जिससे मतदाताओं की आकांक्षाएं चुनाव परिणामों में न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त हो सकें। बात यह आती है कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार चुनाव लड़ने का अधिकार कैसे काम करता है। चुनावों का तरीका तो हमने देखा। निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त संविधान चुनावों के बारे में दो अन्य मूल प्रश्न का उत्तर देते हैं, जैसे मतदाता कौन है और कौन चुनाव लड़ सकता है। इन दोनों बिंदुओं पर हमारा संविधान पूर्ण रूप से स्थापित लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करता है। यह आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक चुनावों में देश के सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार होना चाहिए। वयस्क मताधिकारों को चुनाव में वोट देने का अधिकार होना चाहिए, जरूरी है। इसी को सार्वभौम वयस्क मताधिकार के नाम से भी जाना जाता है। अनेक देशों में देखें तो यहाँ पर नागरिकों को इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपने शासकों से बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। बहुत से देशों में तो महिलाओं को यह अधिकार काफी देर से और बड़े संघर्ष के बाद मिला। भारतीय संविधान नागरिक को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। फिर तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब है कि जब यहाँ पे नागरिक 18 वर्ष से ऊपर हैं तो सभी को वयस्क होने पर मतदान का अधिकार है। 1989 तक 21 वर्ष के ऊपर के भीतर भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता है। यानी 1989 में यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई थी कि वयस्क नागरिक किसे माना जाएगा। 1989 की डेफिनेशन में 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिक को वयस्क माना जाता, लेकिन 1989 में संविधान के एक संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 1989 में ही संविधान के एक संशोधन से इसे घटा करके 18 वर्ष किया गया। अब वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने का प्राप्त है या प्रदान करता है। समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है, जिसका अध्ययन हमने अधिकारों वाले चैप्टर में भी किया था। अनेक लोग पहले और आज भी ऐसा मानते हैं कि बिना शैक्षणिक योग्यता के सभी को वोट देने का अधिकार देना सही नहीं है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को सभी नागरिकों की योग्यता और महत्व में समान रूप से विश्वास था कि समाज, देश और अपने निर्वाचन क्षेत्र के हित में निर्णय ले सकते हैं। जो वोट देने का अधिकार के बारे में सच है वही चुनाव लड़ने के अधिकार के बारे में सच है। सभी नागरिकों को चुनाव में खड़े होने और जनता को स्पष्ट होने में प्रतिनिधि का अधिकार है, लेकिन विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु अर्हता भिन्न भिन्न होती है। जैसे व्यक्तियों को किसी अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल हुई तो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आय, शिक्षा, वर्ग या लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस रूप में हमारी चुनाव व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए खुली हुई है। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग से हम क्या समझते हैं? इसका मतलब है कि भारत में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया गया है। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण कदम रही है भारतीय संविधान में, जो चुनाव के संचालन और देखरेख के लिए बनाया गया। अब यहाँ पे चुनाव आर्टिकल 324(1) इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अध्यक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे इस संविधान में अलग नहीं हो सकता है। संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है।
तो निर्वाचन आयोग जो दिया है संविधान के अंदर आर्टिकल 324 क्लॉज 1 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 यहाँ पे निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव के संचालन का अध्यक्षण करना, निर्देशन करना और नियंत्रण और मतदान करना। संविधान के वे शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वे निर्वाचन आयोग को चुनावों से संबंधित कर बात पर निर्णय लेने की भूमिका सौंपते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी संविधान की इस व्यवस्था में सहमति व्यक्त की थी। भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। अब निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए भी जिम्मेदार नहीं होता। जैसे कि स्थानीय सरकार जो होती है हमने पढ़ी थी और आगे नेक्स्ट चैप्टर में वो पढ़ेंगे, इसके लिए राज्यों में राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो राज्यों के स्थानीय चुनाव करवाते हैं, स्थानीय सरकार बनवाते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त जो निर्वाचन आयोग से अलग कार्य करते हैं और इनमें से प्रत्येक का काम करने का अपना अलग ही दायरा होता है। भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्य या बहुसदस्य भी हो सकता है। जैसे 1989 तक हमने देखा कि चुनाव आयोग एक सदस्य था और 1989 के आम चुनावों के ठीक सदस्य बना दिया गया। फिर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हुई और निर्वाचन आयोग बहुसदस्य हो गया। तब से लेकर यह बहुसदस्य बना हुआ है। शुरू में बहुसदस्य निर्वाचन आयोग को लेकर तरह तरह की शंकाएं थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच इस बात पर घोर मतभेद था। अब यहाँ पर है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच इस बात पर मतभेद था कि किसको कितनी शक्ति प्राप्त है। इसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय को करना पड़ा। अब इस बात पर सामान्य सहमति है कि बहुसदस्य निर्वाचन आयोग ज़्यादा उपयुक्त है क्योंकि इससे आयोग की शक्तियों में साझेदारी हो गई है और आयोग पहले से कहीं ज़्यादा जवाबदेह भी बन गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करते हैं, लेकिन अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की तुलना में उसे नाब कहते हैं। देखें तो मुख्य चुनाव आयुक्त निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है, लेकिन अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की तुलना में उसे ज़्यादा शक्तियां प्राप्त होती हैं। एक सामूहिक संस्था के रूप में चुनाव संबंधी सभी निर्णय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों को शक्ति मिलती है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की परामर्श पर होती है। ऐसे में संभव यही है कि सरकार के द्वारा किसी ऐसे हितैषी की नियुक्ति निर्वाचन आयोग में कर दी जाए जो चुनावों में सरकार का समर्थन करें। इस शंका के चलते अनेक लोगों ने इस प्रक्रिया को बदलने का सुझाव दिया। उनका सुझाव है कि उसके लिए एक भिन्न प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए जिसमें मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का पालन हो। नियुक्ति में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना भी जरूरी हो जाता है। संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा भी देता है, जिन्हें 6 वर्षों के लिए और 65 वर्ष की आयु खत्म होने तक नियुक्त किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया भी जा सकता है और इसके लिए संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत यहाँ पर इन्हें हटाया जाता है। विशेष बहुमत से पारित कर साक्ष्य का एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजना होगा। ऐसा कर सुनिश्चित प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजना होगा। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि कोई भी सरकार
उस स्वास्थ्य निर्वाचन आयुक्त को न हटा सके, न चुनावों में इसकी लापरवाही तरफदारी करने से मना करें। निर्वाचन आयुक्तों को भारत का राष्ट्रपति हटा सकते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में काफी सारे काम है। जैसे निर्वाचन आयोग क्या काम करता है? मतदाता सूचियों को नया करने के काम की देखरेख करता है। पूरा प्रयास करता है कि मतदाता सूचियों में बारीकी से जो भी चीज हो उसे सूचियों में ना तो गलती की जाए और अर्थात पंजीकृत मतदाताओं के नाम ना छूट जाए, न ही उसमें ऐसे लोगों के नाम हो जो मतदान के अयोग्य हों या जीवित ना हो। यह चुनाव का समय और चुनावों में पूरा कार्यक्रम निम्न बातों का उल्लेख करता है, जैसे चुनाव की अधिघोषणा, नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि और मतदान की तिथि, मतदान की तिथि और चुनाव परिणामों की घोषणा। इस पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता भी लागू करता है। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने की आज्ञा दे सकता है यदि उसे लगे कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से उचित है और न्यायपूर्ण नहीं थी, तो वह दोबारा मतगणना कराने की भी आज्ञा दे सकता है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। निर्वाचन आयोग के पास बहुत ही सीमित कर्मचारी हैं। यह प्रशासनिक मशीनरी की मदद से चुनाव कराता है। आयोग का पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण भी होता है और जहां उसके संबंधी कार्य दिए जाते हैं। संबंध में निर्वाचन आयोग का उन पर पूरा नियंत्रण है। निर्वाचन आयोग इन अधिकारियों का तबादला भी कर सकता है, तबादले को रोक सकता है। अधिकारी निष्पक्ष ढंग से काम करने में विफल रहे तो आयोग उसके विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकता है। कुछ वर्षों में निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में उभरा था, जिसने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया था। उसने चुनाव प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से चुनाव किए और निर्वाचन आयोग का इतिहास इस बात का गवाह है कि संस्थाओं की कार्यप्रणाली में प्रत्येक सुधार के लिए कानूनी या संवैधानिक परिवर्तन बहुत जरूरी है। आम धारणा ये भी थी कि 25 वर्ष पहले के मुकाबले आज निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है और प्रभावी भी है। ऐसा इसलिए नहीं कि निर्वाचन आयोग की शक्तियां हों, उनके वैधानिक सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बल्कि निर्वाचन आयोग ने केवल अब अगर देखें हम तो 1951 से 1952 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, 17वें चुनाव हो चुके थे। निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभाओं के अनेक चुनाव और उपचुनाव भी कराए गए थे। निर्वाचन आयोग को असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में चुनाव कराने में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। 1991 में पूरी चुनाव प्रक्रिया को बीच में ही रोकना पड़ गया और चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या भी कर दी गई। निर्वाचन आयोग के 2002 में एक अन्य गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा और जब गुजरात विधानसभा भंग कर दी गई और चुनाव कराना पड़ा, लेकिन निर्वाचन आयोग ने पाया कि राज्य में अप्रत्याशित हिंसा के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना तुरंत संभव है। निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनावों को कुछ महीनों के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया और सर्वोच्च न्यायालय ने फिर निर्वाचन आयोग के इस निर्णय को भी वैध यहाँ पे ठहराया था। चुनावों में क्या सुधार किए जाएंगे इसके बारे में यहाँ पर बताया है। चुनाव की कोई भी प्रणाली है, कोई आदर्श नहीं हो सकती। इसमें अनेक कमियां हैं, सीमाएं भी बहुत हैं। लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनावों को अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीके खोजते रहना चाहिए। जैसे वयस्क मताधिकार को हमने देखा, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना को हमने स्वीकारा, जो कि चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में कोशिश करती है।
लेकिन 66 वर्षों के अनुभव के बाद भी हमारी चुनाव प्रणाली सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए जाती है। चुनाव सुधारों के सुझाव निर्वाचन आयोग, विभिन्न राजनीतिक दल और स्वतंत्र समूह और अनेक विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। इसमें से कुछ सुझाव इस अध्याय में उल्लेखित हैं कि संवैधानिक प्रावधानों को संशोधित करने के बारे में, जैसे हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करनी चाहिए। इससे राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेंगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलेंगे। इसके बारे में यहाँ पे है, अब ये दिया गया है कि संसद और विधानसभा में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए प्रावधान बनाए जाएं। चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रित किया जाए और कठोर प्रावधान होने चाहिए। सरकार को एक विशेष निधि से चुनावी खर्चों का भुगतान भी करना चाहिए। जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा हो, उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, भले ही उसके विरुद्ध न्यायालय में अपील रखी हो। चुनाव प्रचार में जाति, धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। राजनीतिक दलों को कोई प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए तथा उनकी कार्यावधि को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक कानून होना चाहिए। ये कुछ सीमित सुझाव हैं। इन सुझावों पर कोई आम राय नहीं है, लेकिन यदि उन पर आम राय भी बन भी जाए तो भी कानून और औपचारिक प्रावधान एक सीमा तक ही कारगर हो सकते हैं। वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकते हैं जब उसी उम्मीदवार, राजनीतिक दल और वे सभी लोग जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की भावना का सम्मान करें। कानूनी सुधारों के अतिरिक्त 2 और तरीके हैं जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि चुनाव जनता की अपेक्षाओं और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को व्यक्त करें। पहला तो यही है कि जनता को स्वयं ही अधिक सतर्क रहना चाहिए तथा राजनीतिक कार्यों में और सक्रियता से भाग लेना चाहिए। लेकिन आम आदमी के लिए नियमित रूप से राजनीति में भाग लेने की कुछ सीमाएं हैं। इसलिए जरूरी है कि अनेक राजनीतिक संस्था और राजनीतिक संगठनों का विकास किया जाए जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने की पहरेदारी करते हैं। इस पूरे चैप्टर का क्या निष्कर्ष निकलता है, ये बताया अब यहाँ पर इन्होंने कि जिन देशों में प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है वहाँ चुनाव और चुनावों का प्रतिनिधित्व वाला स्वतंत्र लोकतंत्र को प्रभावी और विश्वसनीय बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। भारत में चुनाव व्यवस्था की सफलता अनेक आधारों पर मापी जाती है। जैसे एक, हमारी चुनाव व्यवस्था ने मतदाताओं को न केवल अपने प्रतिनिधियों को चुनने की स्वतंत्रता दी है, बल्कि उन्हें केंद्र और राज्य में शांतिपूर्ण ढंग से सरकार को बदलने के भी अवसर दिए हैं। दूसरा है कि मतदाताओं ने चुनाव प्रक्रिया में लगातार रुचि तो ली है और उसमें भाग भी लिया है। चुनावों में भाग लेने वाले उम्मीदवार और दलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तीसरा है कि चुनाव व्यवस्था में सभी को स्थान मिला है और यह सभी को साथ लेकर चली है। हमारे प्रतिनिधियों की सामाजिक पृष्ठभूमि भी धीरे धीरे बदली है। अब हमारे प्रतिनिधि विभिन्न सामाजिक वर्गों से आते हैं। यद्यपि इनमें अभी महिलाओं की संख्या से संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई है, तो 4 देश के अधिकतर भागों में चुनाव परिणाम चुनावी अनियमितता और धांधली से प्रभावित नहीं होते। चुनाव में धांधली करने के अनेक प्रयास किए जाते हैं और आपने चुनावों में हिंसा, मतदाता सूचियों से वोटरों के नाम गायब होने की शिकायतें करी हैं, डराए धमकाए जाने आदि की शिकायतें सुनी हैं। लेकिन ऐसी घटनाओं से शायद ही कोई चुनाव परिणाम प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव हमारे लोकतांत्रिक जीवन के अभिन्न अंग हो गए हैं। कोई इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई भी चुनावों में जनादेश का उल्लंघन भी करेगी। इसी तरह कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता कि बिना चुनावों के कोई सरकार बन सकेगी। भारत में निश्चित रूप से अंतराल के होने के बाद नियमित चुनावों को एक महान लोकतांत्रिक प्रयोग के रूप में ख्याति भी मिली है। इन सभी बातों से हमारी चुनावी व्यवस्था को देश विदेश में आदर देखा जाता है और भारत में मतदाता के अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ा है। मतदाताओं की निगाह में निर्वाचन आयोग का कद बढ़ा है और यह हमारे संविधान निर्माताओं के मूल निर्णय को उचित ठहराता है। यदि चुनाव प्रक्रिया को कुछ दोष रहित बनाया जा सके तो हम मतदाता और नागरिक के रूप में लोकतंत्र के इस महोत्सव का और अच्छी तरह से आनंद उठा सकेंगे।
और इसे अर्थपूर्ण भी बना सकेंगे। ये अब इसमें क्वेश्चन आंसर्स आ गए, चैप्टर यहीं पर ओवर।